Hello and welcome to Nimbus IAS Academy. My name is Shubhashish and you're watching today's editorial and opinion analysis. आज के इस वीडियो में हमारे पास तीन थोड़े डाइवर्स टॉपिक्स है। पहला वाला जो आपका टॉपिक है मैत्री एंड मेटशिप। सो दिस इज अबाउट इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप। ठीक है, अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का वर्चुअल समिट हुआ था, तो उसके कंटेक्स्ट में जो उनके ऑस्ट्रेलिया के जो चीफ डिप्लोमेट है इंडिया के अंदर, हाई कमिश्नर बेसिकली, तो उन्होंने यहाँ पे अपना एक रिमार्क दिया, उन्होंने अपना ओपिनियन दिया अबाउट इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप, क्या फ्यूचर है सेक्टर। तो इंपॉर्टेंट है GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेशनल रिलेशंस। नेक्स्ट इज अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। सो विदर यहाँ पे लिखा है बेसिकली स्टैंड्स फॉर व्हाट इज द स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स इन अ कंट्री। तो इस आर्टिकल में आपको स्कीम्स के बारे में पता लग जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट से रिलेटेड, तो ये आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेगा। एंड बियॉन्ड दिस ऑब्वियसली यू विल नो अबाउट द स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। स्टेटस में नेचुरली आपको पता चलेगा कि चीज़ें खराब है हमारे देश के अंदर एज यूजुअल, एंड इसके लिए फिर क्या करेक्टिव मेजर्स लिए जाने चाहिए। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज कॉन्स्टिट्यूशनल इशू, and this is about the 124th amendment to the constitution, and it is about the recently brought out law to amend the constitution, जिसमें बोल रहे हैं कि EWS रिजर्वेशन होनी चाहिए of 10%। तो उसी का एक क्रिटिक है एक्सप्लेन्ड सेक्शन में इन द हिंदू पेपर, राइट। सो विल डू दिस। So let's come to the first article, realizing the potential of मैत्री and mateship। mateship आप समझ रहे हो ना, ऑस्ट्रेलियंस कहते हैं mate, how are you, right? So मैत्री इंडिया के फ्रेंड्स, फ्रेंडशिप मैत्री, एंड ऑस्ट्रेलिया में mateship। एंड दिस इज इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर या दोनों के जो प्राइम मिनिस्टर्स है उनका जो वर्चुअल समिट यहाँ पे हुआ था, तो उसके कंटेक्स्ट में ये हाई कमिश्नर ऑस्ट्रेलिया के इन्होंने आर्टिकल यहाँ पे लिखा है, ओपिनियन दिया है अपना। तो इसको आर्टिकल के स्टार्ट में कह रहे हैं कि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर नेचुरल पार्टनर्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ तो ऐसे ही लिख दिया नेचुरल पार्टनर्स, पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स तो समझ गए होगे आप कि फ्रेंड्स है, दोस्ती है, बट देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। सो वन पार्टनरशिप इज नोन एज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, कि दो कंट्रीज के इंटरेस्ट अलाइन होते हैं तो वो एक साथ आ गए, वो नेचुरल पार्टनर्स कहते हैं, तो स्ट्रैटेजिक अपने आप हो जाता है। बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स आर और ऑल स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स आर नेचुरल पार्टनर्स। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था, ठीक है, वर्ल्ड वॉर हो रहा था, एट दैट टाइम रशिया एंड ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह, दे केम टुगेदर, डिफरेंट आइडियोलॉजीज, डिफरेंट ग्रुप्स, पर वो साथ में आ गए क्योंकि उनका दुश्मन एक था। सो फॉर स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशंस दे केम टुगेदर, बट वेरी डिफरेंट कंट्रीज। सो देयरबाय इट इज ओनली स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। नेचुरल पार्टनर्स जब हम बोलते हैं तो इट इज व्हेन टू कंट्रीज आर वेरी सिमिलर, उनके गोल्स भी एक जैसे हैं और वो एक साथ काम करते हैं। तो ये मिस्टर वाजपेयी ने एक बार शुरू किया था, अटल बिहारी वाजपेयी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ही सेड इंडिया एंड फ्रांस आर नेचुरल पार्टनर्स, USA एंड इंडिया आर नेचुरल पार्टनर्स। और किस बेसिस पे बोलते हैं? जब हम बोलते हैं किसी कंट्री के कल्चर एक जैसा है, उनकी आइडियोलॉजी एक जैसी है, जैसे कि बोथ कंट्रीज बिलीव इन द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, राइट। सो तब आप बोलोगे नेचुरल पार्टनर्स। तो हम ये कभी नहीं बोलेंगे कि इंडिया एंड चाइना आर नेचुरल पार्टनर्स। कोई प्राइम मिनिस्टर बोल भी दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट दे आर नॉट, राइट। सो बेसिकली नेचुरल पार्टनर्स आर, इट इज लाइक बर्ड्स ऑफ द सेम फ्लॉक, ठीक है। तो ये है, ओके। सो नेचुरल पार्टनर्स इज डन। ये आई ऑलवेज बिलीव कि आएगा, कभी ना कभी आएगा, GS2 में IR के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ जाएगा इसमें से, डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल पार्टनर्स एंड स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स। तो बोल रहे कि हम एक जैसे हैं, हमारी डेमोक्रेसी है, हमारी दोनों की एंशिएंट सिविलाइजेशंस है, विच आई डू नॉट अग्री विद ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं, एक तो अबॉरिजिनल्स हैं, ठीक है, और एक फिर हमारे जो बाद में ब्रिटिश प्रिजनर्स वर पुट इनटू ऑस्ट्रेलिया। ओके, एनीवेज, सो दे सेइंग कि हमारे डाइवर्सिटी है, वो तो डाइवर्सिटी तो है वहाँ पे,
इंडिया में भी डाइवर्सिटी है, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री पार्ट ऑल्सो, कल्चरली ऑल्सो दे आर सेइंग दैट देयर इज सिमिलैरिटीज, कि वो भी कल्चरल हब है, इंडिया भी कल्चरल हब है वैसे। ठीक है, सो वी आर नेचुरल पार्टनर्स एंड वी शुड देयरफॉर वी शुड वर्क टुगेदर, क्योंकि हम एक जैसे हैं, हमारे इंटरेस्ट भी एक है, आजकल एक कॉमन इंटरेस्ट है वैसे चाइना। ठीक है, तो हमें एक साथ काम करना चाहिए। तो अब वापस आते हैं समिट के ऊपर। तो ये समिट पर मेन फोकस है और ये हमें बताएगा कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप में क्या प्रायोरिटीज है आजकल। तो ये बोल रहे हैं कि दोनों के प्राइम मिनिस्टर ने, सो दे टुक स्टॉक ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑस्ट्रेलिया इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, तो उसके ऊपर उन्होंने देखा इसको, तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, और इसमें दे विल वर्क ऑन साइबर एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, मैरिटाइम अफेयर्स, डिफेंस टाइज, इकोनॉमिक एंड बिजनेस लिंक्स एंड क्वाड्रिलेटरल कोऑपरेशन। ठीक है, तो बहुत सारे डोमेन्स के अंदर वो एक साथ काम करेंगे, और उसमें क्वाड्रिलेटरल बोल दिया मतलब क्वाड। फाइन, दे आर गोइंग टू वर्क ऑन दीज इश्यूज ओवर हियर। नाउ दे आर ऑल्सो लुकिंग एट बाकी कुछ डोमेन्स है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक दे आर वर्किंग ऑन न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप। इंडिया को सस्ते दाम पे सोलर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कम रेट पे, और इंडिया चाहता है कि कम रेट पे उसको एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई कर दिया जाए। पावर प्लांट में बन रहा है, उसको कम कॉस्ट में बने और फिर उसको सप्लाई भी किया जाए। फिर प्रॉब्लम है कि सोलर इलेक्ट्रिसिटी तो धूप से ही आती है, तो उसको स्टोर कैसे करोगे। सो वी आर वर्किंग ऑन सच, वी वांट टू हैव पार्टनरशिप, दोनों कंट्रीज को ये चाहिए, सो वी कैन वर्क टुगेदर ऑन दिस। सो वी आर वर्किंग ऑन सच सम इनिशिएटिव्स लाइक ग्रीन हाइड्रोजन एंड लो कॉस्ट सोलर। देन ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा सा देश है और इतने लोग हैं नहीं वहाँ पे, और ऐसे देश में बहुत सारे मिनरल्स है। इनफैक्ट हमारी एक कंपनी है अडानी ग्रुप, ठीक है, अंबानी अडानी सुनते रहते होगे, तो अडानी ग्रुप है, तो देवर इंटरेस्टेड कि अडानी पावर जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, वो ऑस्ट्रेलिया से सस्ते दाम पे कोयला खरीदते, जो वैसे ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन ने बहुत क्रिटिसाइज किया था इस बात को। फाइन, सो ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत सारे मिनरल्स है, ऑस्ट्रेलिया के पास सिर्फ कोल नहीं, यूरेनियम भी है, हमें न्यूक्लियर फैसिलिटीज के लिए यूरेनियम चाहिए, सो वी कैन वर्क टुगेदर इन दिस एरिया। फिर इंडिया का एक एडवांस हो गया काफ़ी हम लोग स्पेस सेक्टर में, और हम बहुत रिलायबली सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकते हैं, सैटेलाइट्स को स्पेस ऑर्बिट में डाल सकते हैं एट अ वेरी लो कॉस्ट, नॉमिनल कॉस्ट एज कंपेयर टू द वेस्टर्न कंट्रीज। तो इस डोमेन में इंडिया अपनी एक्सपर्टीज शेयर कर सकता है या पार्टनर कर सकता है विद ऑस्ट्रेलिया, सो विद द ग्रोइंग स्पेस सेक्टर। एंड इन सब के लिए जो टेक्नोलॉजी साइड पे जो काम करना है, दोनों कंट्रीज को काम करना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को, तो इसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पॉलिसी बनाई गई है, एंड अ कॉन्सुलेट जनरल इन बैंगलोर। ठीक है, तो ये कुछ इनिशिएटिव्स है। फिर वो बोल रहे हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने बाकी जगह पे काम किया है ऑन प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। इंडिया का कैपिटल ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल इंडिया में है। मोर सप्लाई चेन्स, मोर सिक्योर सप्लाई चेन चाहिए। आपको मोबाइल फ़ोन बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो उसके जो रॉ मटेरियल्स है, उसके जो इक्विपमेंट्स है, वो एक जगह से दूसरी जगह आराम से अवेलेबल हो। एंड अनलॉक आर कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमीज। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पास ज़्यादा कैपिटल है, वो हमारी कंट्री में डाल सकते हैं। हमारे पास हमारे पास लेबर फोर्स है, वी कैन प्रोवाइड द लेबर फोर्स टू देम। सो कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमीज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, फुलफिल करते हैं। नाउ वो बोल रहे हैं कि हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, गिवन कि इंडिया में स्किल्स का आपको पता ही है, स्किल इंडिया पे काम कर रहे हैं। वी आर फोकसिंग ऑन स्किलिंग फॉर्मल स्किल्स ऑफ द लेबर फोर्स। तो फ्यूचर स्किल्स इनिशिएटिव स्टार्ट किया है ऑस्ट्रेलिया ने टू स्किल द इंडियन वर्कफोर्स। और जो ऑस्ट्रेलिया में लोग पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए मैत्री स्कॉलरशिप्स शुरू करी है। और वो ये भी बोल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी सारे इंडियन लोग रहते हैं, देयर इज इंडियन डायस्पोरा, एंड दे अप्रिशिएट द कोऑपरेशन और द कैसे वो वैल्यू ऐड करते हैं ऑस्ट्रेलियन कल्चर की, ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी की, सोसाइटी की, तो वो उसको अप्रिशिएट करते हैं।
एंड और इंटेंसिफाई करने के लिए हमारे रिलेशनशिप को वी आर ऑल्सो हैविंग सेंटर फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशंस। ठीक है, तो ये भी एक बनाया जा रहा है। एंड चाइना के बारे में बात करें तो इनडायरेक्ट रेफरेंस दे दिया है, वी आर ईच कमिटेड टू फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। फिर डिफेंस रिलेशनशिप भी हम काफ़ी काम कर रहे हैं। ठीक है, डिफेंस रिलेशनशिप का आई थिंक सबसे अच्छा एग्जांपल है द वर्किंग ऑन कॉड। तो कॉड पे काम कर रहे हैं, लॉजिस्टिक्स कैसे शेयर होंगे एक दूसरे के, इंटर ऑपरेबिलिटी, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, नेवल एक्सरसाइजेस, वो सब हो रहा है हमारा इस कंटेक्स्ट में। ठीक है, तो ये है हमारा इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप के बारे में। एक चीज़ आई थिंक आई मिस्ड इज डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, सो बोथ कंट्रीज कैन वर्क टुगेदर इन दैट डोमेन ऑल्सो। यहाँ नहीं लिखा हुआ बट यहाँ पे बता रखा है कि इंडिया ने हेल्प किया था ऑस्ट्रेलिया की पैसिफिक फैमिली में। आप देखिए ना, मैप को इमेजिन कीजिए आप, इंडिया है, ये आपका इंडो पैसिफिक, ये ऑस्ट्रेलिया आ गया आपका। ऑस्ट्रेलिया के थोड़े ईस्ट में देर आर सर्टेन आइलैंड्स पैसिफिक में, टोंगा एंड किरीबाटी। ठीक है, आपको ये एटलस में देखना चाहिए वैसे तो टोंगा एंड किरीबाटी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो इंडिया ने इतनी दूर भी दे वर एबल टू प्रोवाइड रिलीफ टू दीज स्मॉल आइलैंड कंट्रीज विच दे अप्रिशिएट। एंड वो कहते हैं कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, स्पेशली इन द ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल रीजन हम इसको सपोर्ट कर सकते हैं। Right then, so this concludes our first article. Now moving on to the next one, and this is about the unemployment, withering unemployment benefits. तो सिंपल सी बात है यार, हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रही है। ठीक है, तो अनडिनाइबल है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रही है, और ये सिर्फ पैंडमिक में तो चलो बड़ी है, तो पैंडमिक में बड़ी है, बट इससे पहले भी, so even if it refer to the figures of 2017-18, वो 6% था, 6.1% था, अभी 7.8% है, और ये अनलॉक वगैरह भी हो गया है अभी, पर फिर भी अटकी पड़ी है 7 to 8% ऑफ आवर लेबर फोर्स। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट है, और ये हमें कौन बता रहा है? नेशनल सैंपल सर्वे। ठीक है, तो नेशनल सैंपल सर्वे, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, वहां से हमको ये सारा डेटा मिला है। अब ये तो सरकारी डेटा है, कुछ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी है, जैसे कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूँ, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी इज अ प्राइवेट इनिशिएटिव। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वो बोल रहे हैं देखो ये तो बहुत कम है, और भी ज़्यादा है। एक्चुअल में अर्बन एम्प्लॉयमेंट इज एट 9.04% इन 2021। ठीक है, और रूरल एम्प्लॉयमेंट इज अबाउट 5 to 7%। अब क्या एक्सप्लेन करता है सीजनल, वो आपका जो होता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, दैट कुड बी अ रीजन। फाइन, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट 2-3% भी जब हमारी कंट्री में होता था तो बहुत ज़्यादा नंबर हो जाते हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। तो अब तो बहुत ज़्यादा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो लोगों की इनकम अफेक्ट हुई है, उसकी वजह से लोगों की इनकम अफेक्ट हुई है। इट्स पॉसिबल दैट दे मे गेट इम्पॉवरिश्ड बिकॉज ऑफ दिस। फैमिली अफेक्ट होती है उसकी वजह से, एजुकेशन, हेल्थ केयर अफेक्ट होते हैं। सो नेचुरली द गवर्नमेंट मस्ट डू समथिंग अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो। सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट शुड बी गिवन। और सपोर्ट क्या होगा? पैसे नहीं है, पैसे ही दोगे आप, राइट? तो पैसा देना पड़ेगा। तो यहां पे हमारे पास गवर्नमेंट ने एक एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ESIA लागू किया था इन द ईयर 1948। बहुत पहले ही सोचा था इस बारे में, और इसके लिए एक स्कीम भी बनाई थी, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना। श्रमिक, लेबर का कल्याण, राइट? तो राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना। और वो बताता है कि अगर कोई व्यक्ति इस स्कीम में कंट्रीब्यूट करता है, लेबर या कोई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, तो उस व्यक्ति को 2 इयर्स तक सैलरी या वेज लॉस जो हो रहा है उसको मिलेगा। ठीक है, तो 50% जो उसकी वेज उसको मिल रही थी जब एट द पॉइंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, 50% मिलेगा, एंड नेक्स्ट ईयर के लिए 25%। तो इतना टाइम काफी है नेक्स्ट जॉब ढूंढने के लिए। फाइन, तो ये है।
नेक्स्ट जो स्कीम है, अब बीजेपी गवर्नमेंट है तो नई गवर्नमेंट, नई स्कीम, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। ठीक है, नेम चेंज हो जाता है, थोड़े फीचर्स चेंज हो जाते हैं स्कीम के। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, तो ये स्कीम इन्होंने बनाई जो प्रोवाइड करता है 50% ऑफ पहले साल के लिए, पहले साल भी नहीं, 90 डेज, 3 महीने के लिए, 3 महीने से भी कम टाइम है, तो उसका जो वेज नुकसान हुआ है उसका 50% मिलेगा। तो आप देखिए, इतना मिल रहा था, इतना मिल रहा था और इतना कर दिया। ठीक है, तो कम हो गया अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स विदरिंग कंसिडरिंग द स्टेट ऑफ पोजीशन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स इन अ कंट्री। अब एक और एक चीज है, दैट इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट प्रोवाइड करता है कि अगर कोई कंपनी बंद हो रही है, मान लीजिए, ठीक है, अगर वो 100 लोग से ज्यादा एम्प्लॉय करती थी, 100 या 100 से ज्यादा, और वो कंपनी बंद हो रही है या रीलोकेट हो रही है किसी भी वजह से, तो उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट होगी उसका उन्हें कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट एक कानून यहां पे बना रखा है। ठीक है, तो आपको मिल गया यहाँ पे ये ESII के अंदर देयर इज राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना, वी हैव अटल बीमित व्यक्ति योजना एंड वी हैव द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। उसके बियॉन्ड आपने सुना होगा शायद दैट वी ऑल्सो हैव सर्टेन लेबर कोड्स। हमारे ना कंट्री में बहुत सारे लेबर लॉज थे। जो कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहता है बोलता है कि आपकी लेबर के जो रेगुलेशंस है बहुत डिफिकल्ट है। तो बोला ठीक है, कंट्री रिकॉग्नाइज किया, हाँ भाई प्रॉब्लम तो है, तो हमने लॉज को रैशनलाइज करने के लिए लेबर कोड्स बनाए, और ऐसे 4 कोड है। द कोड ऑन वेजेस, द कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है, ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट और उसके जैसे लॉज को एक उसमें रख लिया। द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी कोड, ये वाला हम डिस्कस करेंगे, एंड द कोड ऑफ ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, हेल्थ एंड फैमिली वर्क कंडीशंस, उसके बारे में जो है। तो यहां पे हमारे कंटेक्स्ट में अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, तो सोशल सिक्योरिटी के बारे में, तो naturally social security of people who are laborers and eventually got unemployed, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये लाया गया सोशल सेफ्टी के लिए। अब उनको लॉस होता है किसी को, तो उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो हाँ सुन लिया मैंने। सोशल सिक्योरिटी कोड, ठीक है, तो सोशल सिक्योरिटी कोड के बारे में बोलते हैं। अच्छा, तो ये आपका यहाँ पे करा दिया, पर ये अब जब इसकी बात हुई पार्लियामेंट के अंदर सोशल सिक्योरिटी कोड के बारे में, तो इसके लिए कोई स्कीम नहीं है। तो पार्लियामेंट में जब बोला तो इसके लिए कोई स्कीम प्रोवाइड नहीं करी गई है। वो बोले कि देखो हमारे जो एग्जिस्टिंग है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, वो एडिक्वेट है, वो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए भी प्रोवाइड कर देगा, बट ये एडिक्वेट नहीं है, बिकॉज ये बोल रहे हैं कि ये जो आपका जो है ESII वाले जो नॉर्म्स है और अटल बीमित, ये 20 एम्प्लॉयज के लिए है। अगर कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन हो, तो अगर उसमें 20 एम्प्लॉयज से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तभी ये एप्लीकेबल है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या बोलते हैं हम, जब किसी कंपनी में 10 लोग से कम हो, ठीक है, 10 से कम होते तब अनऑर्गेनाइज बोलते हैं। तो ये कैसे है, मेरे समझ में नहीं आया, ये गलत बात है एक्चुअली। ओके, सो दिस इज इट। सो बेसिक थिंग इज दैट वी डू नॉट हैव एडिक्वेट प्रोविजंस फॉर द अनएम्प्लॉयड, और जो स्कीम्स भी दे रखी है उसमें से जो लोगों को बेनिफिट हुआ है उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है इज वेरी वेरी पुअर। तो बता रहा है कि फ्रॉम 2000 यहां पे दे रहा है दैट अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना जुलाई 1 2018 से लेके मार्च 31 2020, तो 2 साल का होराइजन है यहाँ पे, तो सिर्फ 120 क्लेम्स वर प्रोवाइडेड। 120 तो कुछ भी नहीं होता, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी सारी लेबर फोर्स है, उसमें सिर्फ 120 लोगों को कोई प्रॉब्लम आई, मतलब, तो इट इज नॉट एडिक्वेट।
ठीक है, फिर इसी स्कीम को इन्हांस किया गया था बिकॉज ऑफ कोविड, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण, और बोल रहा है कि 45,000 लोगों को सपोर्ट दिया गया था, पर 45,000 भी कुछ ज्यादा नंबर नहीं है। इसके बियॉन्ड जो एग्रीकल्चर में जो जॉब लॉस होता है उसके लिए हमारे पास नरेगा की स्कीम है। ठीक है, तो नरेगा को भी आपको पता है दैट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नरेगा इज वेरी वेरी पुअर। तो आपको पता चल गया हमारे पास स्कीम्स है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए और हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन है जो बहुत बहुत पुअर है। ओके, अब आजकल एक कल्चर आ रहा है बिकॉज ये जो चेंजेस हो गए लेबर कोड में, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, वो बोलता है कि हायर एंड फायर कल्चर चल रहा है आजकल। आपको नहीं चाहिए, आपको कंपनी इधर से उधर करनी है, आप फायर कर लीजिए, जब मन किया हायर कर लीजिए, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर चल रहा है, तो उसमें तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स और कम हो जाएंगे। सो वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट, और वो समथिंग इस आर्टिकल ने नहीं बताया आपको। अब आप सोचिए कि क्या किया जा सकता है। One thing could be that we can work on obviously spending more on this thing। तो इन्हीं स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए ये और इंक्लूसिव बन सके। जो इनफॉर्मल सेक्टर है उनको जो नुकसान, मतलब जो 10 लोग से नीचे है वहां तक लेके आए, 20 तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। एंड अदर थिंग इज वी कैन हैव यूनिवर्सल बेसिक इनकम, कि पूरी कंट्री में सबको, या मे बी 70-80% ऑफ द पॉपुलेशन दे शुड बी गिवन अ यूनिवर्सल बेसिक इनकम। कि मान लो भाई पॉवर्टी के हिसाब से कि इतना इनकम होना चाहिए, खाने पीने का इतना खर्चा होता है, तो दे दो आप उनको उस हिसाब से। तो ये एक आइडिया है जो मूट किया था हमारे इकोनॉमिक सर्वे ने, खुद ही किया था, रिकमेंड किया था इसको। राइट, सो दिस इज इट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, एंड दिस इज अबाउट, इसका टाइटल था अ सोल्यूशन इन सर्च फॉर अ प्रॉब्लम। ठीक है, सोल्यूशन लाई है 124th अमेंडमेंट, जो बोलता है कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस है, जिनके आमदनी कम है, जिनके घर में इनकम कम है, पुअर है, उनके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है, तो उसके लिए आप एक बिल लेके आए, EWS बिल 124th अमेंडमेंट, जो बताता है कि 10% रिजर्वेशन दी जाएगी, 10% रिजर्वेशन दी जाएगी टू पीपल who are in the category of economically weaker sections। क्लियर? तो इनको यहाँ पे रिजर्वेशन दी जाएगी। अब रिजर्वेशन देने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। एक नई कैटेगरी बना दी तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो आर्टिकल 15 प्रोवाइड करता है कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या रिजर्वेशन लाने के लिए आपको आर्टिकल 15 में अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। एंड दूसरी चीज है इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16 से आता है। ठीक है, तो इनमें अमेंडमेंट लाया गया है। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इन्होंने बोला EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, मतलब गरीब वर्ग के लोग, पर ये बोल रहे हैं जो कोटा इन्होंने रखा है, मतलब कोई इससे ज्यादा किसी घर की आमदनी है, हाउस होल्ड, इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा। अब आप समझिए किसी फैमिली में कोई बच्चों को हायर एजुकेशन की बात करनी है, तो बच्चे की तो इनकम होगी नहीं, तो घर की होगी, तो हाउस होल्ड इनकम। तो वो जो हाउस होल्ड इनकम है दैट शुड बी 8 लाख से कम होनी चाहिए। तो बात ये आती है कि वो गरीब कैसे हुए, हाउ आर देयर इकोनॉमिकली वीकर, राइट? दैट इज द प्रॉब्लम ओवर हियर। अब गवर्नमेंट कोर्ट में ये बात सुनी जा रही है बिकॉज ऑफ द नीट एग्जामिनेशन। तो इसको चैलेंज किया गया है कि 8 लाख तो बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट इतना ज्यादा है कि गवर्नमेंट खुद कह रही है कि 99% ऑफ द पॉपुलेशन, 99% ऑफ द हाउस होल्ड्स दैट इज अंडर 8 लाख से कम है उनका इनकम। तो मतलब सब एलिजिबल हो गए इस रिजर्वेशन के लिए। समझ रहे हैं बात को? एवरीबडी। तो फिर फायदा क्या हुआ रिजर्वेशन का? जो एक्चुअल डिजर्विंग थे, जिनके पास वो रिसोर्सेस नहीं थी, जो डिसएडवांटेज थे, उनको फायदा ही नहीं होगा। आपने तो सबको रिजर्वेशन दे दी यहाँ पे। एंड जिनका ये आर्टिकल है, सोनाली देसाई, उनका एक अपना सर्वे है दैट इज इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे। एक्चुअली उनका सर्वे नहीं है, इट इज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड, यूएस के अंदर है। और उसमें इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन डेवलपिंग द इंडेक्स। अब मैं इस प्रीलिम्स के लिए बता रहा हूँ कि इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे कौन बनाता है, कौन जारी करता है। अब नाम से लगता है कि गवर्नमेंट का ही होगा। तो ये भी बोल रहा है कि सिग्निफिकेंट है उनके हिसाब से 98% ऑफ हाउस होल्ड्स
इसके अंदर आ जाते हैं। सो दिस इज प्रॉब्लमेटिक। आप रिजर्वेशन लेके आए पर इसमें तो आप और उल्टा प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं। और दूसरी बात वो बोल रहे हैं, ठीक है, कि इससे और प्रॉब्लम्स आती है कि जो एक्चुअल लोग थे वो तो एक्सक्लूड हो गए, जिनको बेनिफिट मिलना चाहिए वो एक्सक्लूड हो गए यहाँ पे। और कभी कोई रिजर्वेशन का बेनिफिट चाहिए, एससी हो गया, एसटी हो गए, ओबीसी हो गए, आज भी देख लीजिए उनको कास्ट सर्टिफिकेट मुश्किल से ही मिलते हैं। तो इनका क्या गारंटी है कि अगर आप इसका कम भी होता है ईडब्ल्यूएस का कोटा तो क्या इनको सर्टिफिकेट आराम से मिल जाता? तो इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। अब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में या फिर बोला कि कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में डॉक्टर होना चाहिए और डॉक्टर होना चाहिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। अब आप सोचिए कि कार्डियोलॉजिस्ट चाहिए, कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम का डॉक्टर चाहिए, अवेलेबिलिटी टैलेंट की बहुत कम है। उसमें बता दिया कि हमको ये कोटे वाला चाहिए, ये कोटे से ही होना चाहिए। सो दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, इट अफेक्ट्स द सप्लाई ऑफ टैलेंट। तो ये तो और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग अ सोल्यूशन, राइट? इट इज क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम्स। ओके, तो अब क्या किया जा सकता है? सो वन थिंग दैट कैन बी डन इज, ये बोल रहे हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं कि इवन जो आज भी रिजर्वेशन हम दे रहे हैं, तो हम ऐसा कर रहे हैं कि देखिए जो स्प्रेड है ऑफ द रिजर्वेशन, ऐसा कितनी बार होता है कि एससी एसटी वाले, जो अगर आप देखोगे, मैं काफ़ियों को जानता हूँ सेम फैमिली के अंदर अच्छे अच्छे आईएएस आईपीएस पोस्ट में है, जजेस है, कोई कुछ ना कुछ है, राइट? तो सेम फैमिली बेनिफिट करती रहती है बिकॉज एक तो लिमिट्स कम होते हैं, क्राइटेरिया थोड़ा सा इजी होता है एंट्री के लिए, ठीक है, मेरिट। अब आप एडवांटेज हो गए बिकॉज रिजर्वेशन मिली पहली बार, आप सीट मिल गई, अब आप वेल ऑफ हो गए, आईएएस वगैरह में चले गए और वेल ऑफ नाउ। तो आपकी फैमिली में फिर भी रिजर्वेशन मिली जा रही है। सो व्हाट कैन बी डन इज वाइडन द स्प्रेड। जिसको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल गया है किसी हाउस होल्ड को, किसी भी कैटेगरी में, चाहे एजुकेशन हो चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, उसके बाद उनको रिजर्वेशन, उसके हाउस होल्ड को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। तो मतलब जो लेफ्ट आउट हो गए थे उनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, उन हाउस होल्ड्स को। सो दैट इज व्हाट कैन बी डन अबाउट दिस, right? This can be done. In fact, I must say that inclusion of the creamy layer can also be done with reference to SC ST. Okay, next she's saying is Sonalde Desai that we need to work on skill development. आजकल पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट कितनी है? बहुत कम है, 1000 होगी। आईएएस की कैटेगरी में 1000, यूपीएससी वाली सिविल सर्विसेज 1000 होगी, ठीक है, रेलवे लगा लो, चलो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, बट बल्क ऑफ द जॉब्स आर कमिंग फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। तो अगर हम स्किल्ड वर्कफोर्स लेके आते हैं, स्किलिंग पे काम करते हैं, तो नेचुरली जॉब मिल जानी चाहिए। सो वी शुड फोकस ऑन ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स। एक आउट ऑफ द बॉक्स हमें सोचने की ज़रूरत है टू सॉल्व दिस इशू ऑफ रिजर्वेशन, ठीक है? तो ये हमें रिजर्वेशन मतलब इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो बेसिकली। तो ये इस आर्टिकल का बेसिक सार है यहाँ पे, right? Then, so this basically concludes our editorial and opinion analysis. So thank you for streaming in to Nimbus IAS with me, Shubhashish. Bye bye, take care and all the best.